अब 13 जो है आपके जो फंडामेंटल राइट्स है इनको प्रोटेक्शन देता है। इनको क्या देता है? प्रोटेक्शन। कि यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स को, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, इसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता, ये अविनाशी हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, ये अजर अमर है आत्मा की तरह। तो जिस तरह से गीता में भगवान कृष्ण ने आत्मा को अजर और अमर बताया है, उसी तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स को भी आर्टिकल 13 क्या बनाता है? अजर और अमर। इनको खत्म कोई भी दुनिया की ताकत तुम्हारे मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती। तो इसलिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि संविधान पूर्व की कोई विधि, कब की विधि? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 संविधान पूर्व की कोई विधि जो है, कोई कानून अगर या यदि मूल अधिकारों से असंगत है, असंगत का मतलब विरोधी है मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का विरोधी है, जो मूल अधिकारों को कम करता है, तो वह विधि जो है शून्य होगी। दोनों टकराएंगे, एक मूल अधिकार और कोई पुराना कानून। अब रामायण और महाभारत देखी थी, तीर टकराते हैं, तो इसमें कौन गायब हो जाएगा? मूल अधिकार गायब हो जाएगा या विधि गायब हो जाएगी? जो कानून मूल अधिकारों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आर्टिकल 13 यही कह रहा है, कोई भी कानून जो मूल अधिकारों को कम करने वाला है वो कानून सरवाइव नहीं करेगा, वो शून्य हो जाएगा। लेकिन वो पूरा कानून शून्य नहीं होगा, उस कानून के केवल वे भाग शून्य होंगे जो मूल अधिकारों से असंगत है। If any pre-constitutional law is inconsistent with fundamental right, if any pre-constitutional law is inconsistent with fundamental right, then it would be void to the extent of inconsistency. It will be void to the extent of inconsistency. जितनी इनकंसिस्टेंसी है उतना शून्य हो जाएगा वो कानून। कानून में 10 प्रोविजन दिए गए हैं, 10 में से 5 बातें ऐसी है जो मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों की विरोधी है या मूल अधिकारों को कम करती है। तो वो पूरा कानून शून्य नहीं होगा, बल्कि उस 10 में से 5 प्रोविजन शून्य हो जाएंगे और बाकी के 5 प्रोविजंस जो मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट्स से असंगत नहीं है वो प्रिवेल करेंगे, वो सरवाइव करेंगे। समझ आ गया? संविधान पूर्व की ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अब तो ये बोल भी सकते हो ये सेंटेंस। एक टर्म ये पकड़नी, संविधान पूर्व की विधि। संविधान किससे असंगत है? मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो असंगति की सीमा तक शून्य होगी। बोलो, असंगति की सीमा। अब पूरा सेंटेंस बोल सकते हो? Any pre-constitutional law which is inconsistent with fundamental right will be void to the extent of inconsistency. Okay? Any pre-constitutional law which is inconsistent with fundamental right will be void. Void यानी शून्य, to the extent of inconsistency. जितनी इनकंसिस्टेंसी है वहां तक वो शून्य होगी। क्लियर हो गया? अब ज्यादातर कानून तो हमारे संविधान पूर्व के ही हैं। हमारे आईपीसी वगैरह जो है वो ठेठ लॉर्ड मैकाले ने 1860 में बनाए थे। हमारे 90% कानून जो है वो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं। तो वो कोई भी कानून अगर मूल अधिकारों को कम करता है तो वो मूल अधिकार कम नहीं होगा, बल्कि वो कानून खुद कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर? तो यह है कि संविधान बाद में भी ऐसा, संविधान के बाद का कोई कानून अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो वो भी असंगति की सीमा तक शून्य होगा। ठीक है? एनी प्री पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। संविधान पूर्व की जगह यहां क्या करना है अपने को? संविधान के बाद का कानून। राज्य अगर कोई कानून बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वो असंगति की सीमा तक शून्य होगा। राज्य यदि कोई कानून बनाता है जो मूल अधिकारों से, वो की वो लैंग्वेज है, असंगत है तो असंगति की सीमा तक
यानी कि न तो संविधान से पहले का कानून मूल अधिकारों को कम कर सकता है और न संविधान के बाद का कोई कानून मूल अधिकारों को कम कर सकता है। यानी कि आपके मूल अधिकारों को कोई कम, न तो पुराना कानून न नया कानून। ओके, ये दूसरा वाला है। संविधान लागू होने के बाद का कानून। राज्य कोई कानून बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। तो ये सेंटेंस कौन बोल के सुना सकता है? दोनों। बहुत सिंपल है। अब आ जाओ, दो चीजें तो क्लियर हो गई। अब तीसरा मतलब है कि ये विधि, विधि जो है ना, संविधान बाद की, ये कानून लिख दिया, यहाँ पे भी मैं विधि लिख दूं, एक ही मतलब है। तो विधि शब्द का मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे हर चीज समझानी पड़ती है। ओके, इसलिए इस विधि का मतलब क्या होगा? विधि एक तो संसद या विधानसभा के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो तो विधि होती ही होती है। भाई विधि कौन बनाता है? विधायिका बनाती है। लॉ कौन बनाता है? ये इसका विधि कहो, कानून कहो या लॉ कहो, तो कौन बनाता है? तो विधि का मतलब केवल संकीर्ण नहीं है। जो संसद और विधायिका के द्वारा जो बनाई जाती है केवल वो विधि नहीं है, वो तो है ही है। वो जो एक्ट पास किया जाता है, अधिनियम पारित किया जाता है, वो तो है ही है। इसके अलावा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी किया था। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है आगे समझेंगे अपन। ये टेम्परेरी कानून होता है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल बना सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? टेम्परेरी कानून जो राष्ट्रपति और राज्यपाल बना सकता है। कोई उप विधि हो, ठीक है, कोई नियम है, कोई विनियम है, कोई आदेश है, अधिसूचना है, ठीक है, रूढ़ी है, परंपरा है। रूढ़ी या परंपरा जो विधि का बल रखती है, विधि की तरह लागू होती है, ठीक है। एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, bylaws, rules, regulations, orders, notification, any custom or tradition which has the power of law। कानून की तरह पावरफुल कोई विधि परंपरा ही है सरकार की, कि सरकार ऐसा तो करती आई है। तो ये सब विधि का मतलब केवल संसद के द्वारा पारित किया गया कानून नहीं होगा। यहाँ विधि, यहाँ दोनों जगह जो विधि शब्द है, इसका, इसमें ये सब चीजें आती है। ओके, जब भी ये पढ़ो संविधान पूर्व की कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो यानी कि संविधान पूर्व का कोई कानून, संविधान पूर्व का उप विधि, संविधान पूर्व कोई नियम विनियम, कोई भी चीज जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वो असंगति की सीमा तक, ये सब असंगति की सीमा तक शून्य होगी। यानी इनमें से किसी से भी प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं किया जा सकता। समझ गए? विधि का मतलब केवल संसद के विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि नियम विनियम ये सब विधि के अंतर्गत आएंगे। तो ये विधि शब्द जो यहाँ है, इसका मतलब केवल कानून नहीं है, बल्कि ये सब इसका मतलब है। समझ गए? कितने लोगों को समझ आ गया ये बात? हाथ खड़ा करो देखें। अभी आधे लोगों, बैक बेंचर्स को किसी को समझ में नहीं आया। जैसे पिछले बार देखा था कि राज्य का मतलब देश होता है, प्रांत होता है, तो यहाँ राज्य का मतलब देश या प्रांत नहीं होगा। तो वैसे कि वैसे विधि का सामान्य मतलब क्या होता है? कानून, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? संसद या राज्य की विधायिका द्वारा बनाया। लेकिन यहाँ ये जो विधि शब्द प्रयोग किया गया है, इसका मतलब केवल कानून नहीं है। कानून तो है ही है, कानून के साथ साथ ये सब चीजें भी विधि में मानी जाएगी। यानी कुल मिला के, अब या तो यूं लिखते कि संविधान पूर्व की कोई विधि, कोई अध्यादेश, उपविधि, नियम विनियम, आदेश, अधिसूचना, रूढ़ि, परंपरा, कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट से असंगत है तो वो असंगति की सीमा तक शून्य हो। तो ये सारे यहाँ नहीं लिखने की बजाय सिर्फ एक शब्द लिख दिया यहाँ पे और आगे इसका मतलब एक्सप्लेन कर दिया। समझ गए? बस, तो कुल मिला के ये एक्सप्लेन किया गया है कि संविधान पूर्व के किसी नियम विनियम अधिनियम आदेश किसी भी तरीके से मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। कुछ भी फंडामेंटल राइट से असंगत नहीं हो सकते। ओके, क्लियर हो गया? और इसके बाद जो है ये फोर्थ है, ये बाद में पढ़ेंगे अपन। चौथा जो पॉइंट है इसमें,
ये आगे एक डिबेट आएगी जहां पे अपन इसको पढ़ेंगे। अभी तीन ही लिखने हैं और तीन ही पढ़ने हैं। तो तीनों याद हो गए हैं, क्लियर, समझ आ गए हैं? इससे दो तीन चीजें निकल के, एक तो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। ये ऐसी राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। बोलो देखें। और अगर बना देता है तो शून्य होगा। शून्य कौन घोषित करेगा, आप करेंगे या मैं करूंगा? न्यायपालिका। तो ये आर्टिकल 13(2) जो है वो न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है। आर्टिकल 13(2) न्यायपालिका को ये पावर देता है कि वो राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं या जो नियम हैं, विनियम हैं, उन सब की समीक्षा कर सकता है और उसके बाद ये तय करेगा कि ये सही है या नहीं है। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है कोई कानून, तो न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका को ये अधिकार देता है न्यायिक पुनरावलोकन का, जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशरी राज्य के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिव्यू कर सकती है और सही या गलत घोषित कर सकती है। तो ये आर्टिकल 13(2) जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कौन सी शक्ति देता है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है, थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी, यानी कोई भी कानून है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह कानून पूरी तरह से शून्य नहीं होगा, बल्कि कानून के वे भाग जो मूल अधिकारों से असंगत है वो शून्य होंगे, और जो प्रोविजंस, वे भाग कानून के जो मूल अधिकारों से असंगत नहीं है वो शून्य नहीं होंगे। तो कानून को पृथक किया जाएगा, दो भागों में बांटा जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन से प्रोविजंस मूल अधिकारों से असंगत है, केवल वे ही शून्य होंगे, पूरा कानून शून्य नहीं होगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी कहलाती है कि पूरा कानून शून्य नहीं होगा, कानून का केवल वही भाग शून्य होगा जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। तो ये इस थ्योरी को कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। आगे समझ में? इसका मतलब है पृथक्करण, पृथक करना, किसको किससे पृथक करना? जो असंगत प्रोविजंस हैं वो, और जो असंगत नहीं है, दोनों को अलग किया करके और केवल उन्हीं को शून्य करना जो असंगत है। ओके, इसलिए इसको। तीसरा है ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप। एक्लिप होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एक्लिप, ठीक है, एक्लिप्स कहते हैं। तो बस तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये है कि अगर ये संविधान पूर्व की विधि पर लागू होता है, संविधान से पहले की, if any pre-constitutional law was inconsistent with the fundamental right, then it became void. Okay, it became void to the extent of inconsistency. But later on, if Parliament makes amendment in fundamental rights, if in later, if Parliament make amendment in fundamental rights, and due to that amendment, if the inconsistency between the fundamental rights and pre-constitutional law is removed, inconsistency between fundamental rights and pre-constitutional law is ended, then pre-constitutional law would be revived. आगे समझ में? मेरी इंग्लिश गांधी जी जैसी इंग्लिश है जो किसी को ही समझ में आ जाती है, हिंदी वाले को भी, क्योंकि मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ और हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर करके बोलता हूँ मैं, इसलिए मेरी इंग्लिश हिंदी जैसी है। कंफ्यूज ही रहते हो तुम कि इंग्लिश बोल रहा है हिंदी बोल रहा है। अगर संविधान पूर्व का कोई कानून है
वो फंडामेंटल राइट से असंगत है, तो वो शून्य हो गया। अपने 13(1) में ये पढ़ा था, संविधान पूर्व का कोई कानून है मूल अधिकारों से असंगत होगा तो क्या होगा? शून्य होगा, तो वो शून्य हो गया, शून्य हो गया। लेकिन कालांतर में, बाद में, यदि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर देती है, कालांतर में संसद किसमें संशोधन कर देती है? मूल अधिकार, और उस संशोधन की वजह से संविधान पूर्व के कानून और मूल अधिकारों में बीच में जो विरोधाभास था, असंगति थी, वो समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है तो फिर संविधान पूर्व का कानून फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। 3 बातें। पहले में तो जो 13(1) में लिखी हुई है एज इट इज वो की वो बात, यदि संविधान पूर्व का कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वो शून्य हो गया, ठीक है। दूसरी स्टेज, 1960 में सरकार ने, संसद ने अमेंडमेंट कर दिया मूल अधिकारों में, और उस अमेंडमेंट की वजह से संविधान पूर्व के कानून और मूल अधिकारों की असंगति दूर हो गई, तो फिर वो पुराना कानून वापस जीवित हो जाएगा। तीसरी बात, वो पुराना कानून, पहला तो 13(1) में लिखा हुआ, दूसरा संसद अमेंडमेंट कर देती है किसमें? मूल अधिकारों में, और अमेंडमेंट की वजह से वो असंगति, विरोधाभास था, वो दूर हो जाता है। दूर हो जाता है तो तीसरी स्थिति, वो जो कानून पहले शून्य हो गया था क्योंकि असंगत था, लेकिन चूंकि अब असंगत नहीं है तो वो फिर से जीवित हो जाएगा। तो जिस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के अंदर ग्रहण जब लगता है तो वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, कुछ समय के लिए ढकता है और बाद में सूर्य और चंद्रमा वापस चमकने लग जाते हैं। तो वैसे कि वैसे संविधान पूर्व का कोई कानून है मूल अधिकारों से असंगत है तो वो शून्य हो गया है, लेकिन कालांतर में ये कभी भी पुनर्जीवित हो सकता है अगर संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर दे, अमेंडमेंट कर दे, और ऐसा उस अमेंडमेंट की वजह से उन दोनों की असंगति दूर हो जाती है। बोल सकते हो, यदि संविधान पूर्व का कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो वो शून्य हो गया है, लेकिन कालांतर में संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर देती है, संशोधन की वजह से असंगति दूर हो जाती है, तो संविधान पूर्व का कानून पुनर्जीवित हो जाएगा। If any pre-constitutional law is inconsistent with fundamental right, then it became void. It became void. But later on, Parliament makes amendment in fundamental rights, and due to that amendment, the inconsistency is ended. Then pre-constitutional law would be revived. फिर से रिवाइव हो जाएगा। हो गया, समझ आ गया? इसे कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि न्यायपालिका संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा बनाए गए जो भी विधि है उसका पुनः अवलोकन कर सकती है। दूसरा वाला कहते हैं पूरा कानून शून्य, कानून के केवल वो भाग शून्य होंगे जो असंगत है, और ये कहता है कि अगर असंगति समाप्त हो जाती है कालांतर में तो संविधान पूर्व के कानून फिर से जीवित हो सकते हैं। पर ये किस पे लागू होगा? संविधान पूर्व के कानूनों पे। संविधान लागू होने के बाद के कानूनों पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि बाद में तो संसद को पता है कि ऐसा कानून बनाना ही नहीं है, तो राज्य संसद ने ऐसा कानून बनाया ही क्यों? ठीक है, इसलिए गलत बनाया, इसलिए वो तो जन्मते मरा हुआ ही जन्मा है कानून, इसलिए वो मरा हुआ कभी वापस जीवित नहीं हो सकता। वो पहले जिंदा था, 26 जनवरी 1950 को वो वॉइड हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी वापस पुनर्जीवित हो सकता है। ओके।